आज के सेशन में मेरे को ऐसी 2-3 अलग-अलग स्ट्रेटजीज़ लोगों को सिखानी है, जो अलग-अलग लोगों को कैटर कर सकती है। मतलब मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊँगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी बात करेंगे और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी। यानी ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि यार मार्केट में ना शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है और शायद इसीलिए लोग ट्रेडिंग प्रेफ़र करते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर जितने लोग हैं, लेट्स से देयर आर 100 पीपल कमिंग फॉर ट्रेडिंग, आई थिंक 95 लोग ना स्विंग ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं। बिल्कुल। बट क्या होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सही स्ट्रैटेजी नहीं मिल पाती है या तो उनको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो नहीं समझ में आता है, जिस वजह से वो कर नहीं पाते हैं। तो एक प्रूवन स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर उनको 80 से 90% की एक्यूरेसी मिल सकती है, वैसी स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बात है। आई गेस ये तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो स्विंग ट्रेडिंग के साथ हम स्टार्ट करने वाले, राइट? यस यस यस, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जो स्पेसिफिकली आपकी हर टाइप की ऑडियंस यूज कर सकती है। मतलब चाहे वो एक स्टूडेंट है जो कि अपनी पढ़ाई में बिजी है और ट्रेडिंग को ज्यादा वक्त नहीं दे सकता है, इवन कोई ऐसा पर्सन जो कि सैलराइड पर्सन है, जॉब पे जाना होता है और ट्रेडिंग के लिए पूरी दिन स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता है, वो बस एक 10 मिनट भी निकाल लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 2 घंटे 4 घंटे, सिर्फ 10 मिनट भी अगर निकाल ले और ये स्ट्रेटेजी को एनालाइज करके स्टॉक सेलेक्ट कर ले, ही इज डन। तो आई गेस आज बहुत मजा आने वाला है। सर मैं भी सैलराइड पर्सन हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे 10 मिनट मैं निकाल लूँ मेरे ट्रेड के लिए, तो मजा ही आ जाएगा। यस यस डेफिनेटली, और मैं आपको आज ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा जहां से आपको ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय। सबसे पहले मैं आपको जो स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, आप में से कुछ लोगों ने, मतलब कुछ ऑडियंस ने जनरली इसका नाम सुना ही होगा। मैं ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट करना चाहता हूं, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं VCP ये स्ट्रेटेजी का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं कि ये एक बहुत बड़े ट्रेडर ने अपनी एक बुक लिखी थी। वो बुक का नाम भी लोग गेस कर लेंगे कमेंट के अंदर। वो बुक के अंदर उन्होंने ये स्ट्रेटेजी एकदम बारीकी से एक्सप्लेन की हुई है, एंड गेस व्हाट, इसकी एक्यूरेसी 60-70% है विथ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है यार, 50-50 नहीं। प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपया, आई एम सॉरी, प्रॉफिट होगा तो 3 रुपया और लॉस होगा तो सिर्फ 1 रुपया, उसमें भी 60-70% की एक्यूरेसी। वो इतने बड़े ट्रेडर ने पूरी स्ट्रेटेजी बताई है। सो इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए जनरली क्या होता है ना कि मार्केट में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत बार साइडवेज परफॉर्म कर रहे हुए हैं और लोग उसमें बाय करके फंस जाते हैं, उससे कभी एग्जिट ही नहीं ले पाते। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी का सबसे पहला रूल है, ऐसे स्टॉक्स को हटा दो। सबसे पहला फिल्टर है, आपको ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो बहुत ही हाई मोमेंटम के अंदर है, मतलब जिसके अंदर एक बहुत बड़ा अपमूव देखा गया है। ओके। ऐसे स्टॉक मत ढूंढो जो चल ही नहीं रहे, नहीं तो फिर आप बोलोगे यार यार मैंने पैसे लगा दिए, मैं ट्रेड लेना चाहता था लेकिन मेरा रिटर्न ही नहीं बन रहा है, खाली जो लोग मार्जिन पे लेके बैठ रहे हैं उनको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जा रहा है। तो सबसे पहला रूल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो बहुत ही ज्यादा मोमेंटम में है। मतलब ये स्टॉक में ऐसी रैली आई हुई है। ओके। मैं बात नहीं कर रहा हूं ऐसे स्टॉक की, मैं ऐसे स्टॉक की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करने जाओगे ना, फंस जाओगे। आपका कभी टारगेट आएगा ही नहीं, शायद उसको 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, और अगर मार्केट में कोई उल्टा फुल्टा इवेंट हो गया तो स्टॉक नीचे चला जाएगा। मैं पर्सनली बता रहा हूं, ऐसे स्टॉक जो हाई मोमेंटम में है वो आपको सेलेक्ट करना। ओके। और सर ऐसे स्टॉक्स का मतलब कुछ स्कैनर है या कैसे मैं ढूंढूं ऐसे स्टॉक्स सबसे पहले? वेल, वैसे तो आपके बहुत सारी ऑडियंस को ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसके एंड में, मतलब ये थोड़ा स्ट्रेटेजी आगे जाने पे मैं आपको सारे टूल्स बताऊंगा। ओके। मतलब ऐसा टूल बताऊंगा जहां से आपको रेडीमेड वो स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी। क्या बात है। यानी कौन से स्टॉक है जिसमें VCP स्ट्रेटेजी काम करने वाली है, बस उनको फिर एक डिसीजन लेना है, इसीलिए मैंने बोला 10 मिनट में हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया। मैंने क्या किया, ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर बहुत ही हाई मोमेंटम है। आई नो ऐसा कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं चलेगा, वो कुछ ऐसे 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 ऊपर जाएगा, बट जनरली वो ऐसा हाई मोमेंटम स्टॉक होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, जब किसी स्टॉक में इतना हाई मोमेंटम आता है, यानी कि वो 500 रुपए से ऑलरेडी 1000 रुपए पर पहुंच जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर को क्या लगता है, बस हो गया, हाँ। अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, और जो लोग ने लिया भी है वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना, वो ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करके रखते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा बेचेंगे और फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि कंसोलिडेशन का फेज होगा। आई नो एग्जैक्टली कंसोलिडेशन ऐसे नहीं होगा, वो थोड़ा सा बड़ा फेज ऐसे दिखेगा,
बट इस पूरे टेन्योर के अंदर ना ये स्मार्ट ट्रेडर्स स्टॉक पे नजर गलाए रखते हैं कि भाई अब कब ये स्टॉक मेरे को ब्रेकआउट देने वाला है। तो हमारा स्टेप नंबर 2 है, हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसमें एक हैवी मोमेंटम बना है और उसके बाद कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। अब आप मार्क करोगे तो ये कंसोलिडेशन के फेज में होगा क्या, एक रेजिस्टेंस बनेगा बिल्कुल। और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रही होगी जिसके अंदर इसका जो सपोर्ट होगा ना वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, मतलब ये पैटर्न कुछ इस तरह का से बने। ओके। एंड एट द सेम टाइम इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब अगर आप देखोगे चार्ट पे, मैं अभी आपके सारी ऑडियंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा कि कौन से स्टॉक के अंदर ऐसी स्ट्रेटजीज काम कर रही है, इसमें जो वॉल्यूम्स होंगे ना वो वॉल्यूम्स जनरली गिर रहे होंगे। ओके। तो स्टेप नंबर 2, स्टॉक में पहला स्टेप है हैवी मोमेंटम, बिल्कुल। दूसरा स्टेप है कंसोलिडेशन का फेज, और उस कंसोलिडेशन के फेज के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो गिर रहे हैं। सर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए वॉल्यूम गिरने का एक रीजन है, सबसे पहला जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये स्टॉक में एंट्री की थी वो तो एग्जिट कर लिया। बिल्कुल। अब जो बंदा 500 रुपए पे शेयर खरीद के 1000 पे बेच चुका है वो फिर से 1000 पे नहीं खरीदेगा। हाँ। उसको क्या लगता है कि यार पहले तो मैंने ये शेयर 500 में खरीदा था, जब फिर से 500 में आएगा तभी खरीदूंगा। करेक्ट, तो दे आर वेटिंग कि वो फिर से नीचे आएगा, बट वो समझ नहीं रहे कि यार इतने हैवी मोमेंटम वाले स्टॉक जो कि फंडामेंटली भी शायद स्ट्रांग होंगे वो 500 पे नहीं आएंगे। बिल्कुल। और रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे ट्रेड ले ही नहीं रहे, तो इसीलिए धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम कम होते जा रहा है। जिसके पास वो क्वांटिटी है वो बेच के निकलना चाहते हैं, खाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शायद यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे, सो वॉल्यूम कम हो रहा है। अब हमारा स्टेप नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जब भी मेरे को ये पैटर्न ब्रेक होते हुए दिखे, मतलब ये जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है जो कि उसका प्रीवियस हाई होगा और फिर कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे ये हाई ब्रेक होगा ये ब्रेकआउट को हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके। बट आपकी ऑडियंस बोलेगी सर ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। ऑफ बिल्कुल। कोर्स ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 ये ब्रेकआउट को टेस्ट करना है कि क्या सच में इसने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक दिन ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, नहीं, उसके ऊपर क्लोजिंग देनी है। शैडो नहीं बननी चाहिए, बेसिकली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। करेक्ट, ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। हमें सिर्फ ऐसी शेडो नहीं चाहिए कि जो ऊपर बन के नीचे आ गया, हमें चाहिए वो कैंडल वहां पे क्लोज हो, बेसिकली एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल। ओके। एकदम इजी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए या 2-3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए जो हमें ये कंफर्मेशन दे रही है कि भाई ये ब्रेकआउट कंफर्म है, इट्स नॉट अ फेक ब्रेकआउट। बिल्कुल। इसके साथ आपका ये जो वॉल्यूम है जो अब तक के गिर रहा था उसमें एक हैवी स्पाइक आएगा और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहे होंगे। अब उसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ। जब ऐसा स्टॉक है जिसमें एक हैवी मोमेंटम आया उसके बाद भी वो नीचे गया नहीं, वो कंसोलिडेट हुआ, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग है कि भाई उसको वो प्राइस जस्टिफाई कर रहा है। एंड ज्यादातर ट्रेडर्स यही सोच रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, सो वो लोग शॉर्ट पोजीशन लेंगे, उनके सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होते जाएंगे। बिल्कुल। आपने देखा होगा रिटेल इन्वेस्टर जनरली क्या करता है कि यार ये स्टॉक 500 वाला 1000 पे गया है बस अभी तो गिरेगा। हाँ। वो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर लेते हैं। कुछ लोग जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग आती है वो लोग पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे, जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो लोग फ्यूचर्स शॉर्ट कर देंगे एंड दे आर वेटिंग दैट स्टॉक विल फॉल डाउन। बट रिटेल इन्वेस्टर ये नहीं समझ रहे हैं कि जो स्टॉक 500 से 1000 गया उसके बाद भी गिरा नहीं, वो 1000 के आसपास ही ट्रेड किया, यानी कि कंसोलिडेशन हुआ, भाई उसमें उतना दम है कि वो प्राइस पे टिक सकता है। बिल्कुल। और ये जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं या मैं कहूँ जो इंस्टीट्यूशंस होती है उनको ये एग्जैक्टली पता है। अगर आप देखोगे जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो लोग रिटेल इन्वेस्टर से बिल्कुल उल्टा सोचते हैं, तभी वो ज्यादा पैसा बनाते हैं। यस। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इफ यू रिमेंबर 23 सितंबर 2024 को सेबी की एक रिपोर्ट आई, जो लास्ट टाइम उन्होंने जनवरी में एक रिपोर्ट निकाली थी जो एफएनओ ट्रेडर्स के बारे में, दैट 89% ऑफ एफएनओ रिटेल ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस, नाउ दैट नंबर हैज इंक्रीज्ड। और वापस से उन्होंने ऑप्शंस में ही ये डेटा रिलीज किया। यस, मैं आपको ये बताता हूँ, उन्होंने जो एफएनओ ट्रेडिंग का पूरा रिसर्च किया उसमें ये पाया गया कि 93% रिटेल इन्वेस्टर्स आर लूजिंग मनी। ओके। मतलब पहले 89% था वो रेशियो, वो सुधरना चाहिए था, वो 4% और बढ़ गया। और बढ़ गया। अब सवाल ये है कि अगर 93% रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस कर रहे हैं, जो कि कितना लॉस है मैं आपको बता दूं, 1.8 लाख
करोड़ रुपीस। 1.8 लाख करोड़। करोड़ रुपीस। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा है, और कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसकी टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। बिल्कुल, और ये एनुअल लॉस है। आई थिंक ये पिछले 2 से 3 सालों का टोटल है। Okay. FY22 से FY24 का डेटा सेबी ने एनालाइज किया था ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि बायसनेस ना हो, इसके लिए 3 साल का डेटा उन्होंने लिया। बट फिर भी यार 1.8 लाख करोड़ रुपीस, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। अब मजे की बात यह है कि ये 1.8 लाख करोड़ रुपीस में से 50,000 करोड़ रुपए जो थे ना, वो खाली चार्जेस थे। ओ, ये था ब्रोकरेज, एक्सचेंज फीस एंड सम अदर चार्जेस। मतलब 50,000 करोड़ रुपए आप निकाल दो, रिमेनिंग पूरा पैसा गया है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के पास। मतलब वो 6% के पास, 7%। 7% के पास, यस। और वो 7% तो रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन सेबी ने भी स्मार्ट गेम खेला, उसने बड़े इन्वेस्टर्स का कोई डेटा ही नहीं दिया। हाँ। सो बेसिकली मैं ये जान रहा हूं कि 93% लोगों ने लॉस किया, 7% लोगों ने प्रॉफिट किया, लेकिन उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं किया। ये सारा पैसा गया होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास, जो 1 या 2% होंगे, उससे भी कम होंगे। उससे भी कम होंगे। मतलब आप सोचिए कि यार इंडिया में ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जो कि प्रूवन है। मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। एक बहुत बड़े ट्रेडर, बहुत बड़े ऑथर ने अपनी पूरी एक बुक निकाली, वो बुक के अंदर ये पूरी स्ट्रैटेजी लिखी हुई है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। ओके। बट फिर भी लोग इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो आई गेस क्या पता हमारा ये वीडियो देखने के बाद कुछ रिटेल ट्रेडर्स वो 1-2% के अंदर थोड़ा सा आ पाए। सी, मैं तो चाहता हूं कि ये नंबर बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। मतलब मैं चाहता हूं कि यार अगले साल जब सेबी रिपोर्ट निकाले ना, तो सेबी खुद शॉक हो जाए कि यार ये क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था कि 93 से 95% होने वाला है, बट ये नंबर ड्रास्टिकली गिर के 70 या 60% हो गया। बट देखो, वो पॉसिबल तभी हो जाएगा जब हमारे ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स सीखेंगे। और शायद इसीलिए आपके प्लेटफॉर्म का भी वो एंड गोल होगा बिल्कुल कि यार लोगों को सिखाना है। इवन व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज फॉर देम ओनली। मतलब हम लोग ये पॉडकास्ट इसीलिए कर रहे हैं कि यार इससे पैसा थोड़ी बनने वाला है। हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि यार इन्वेस्टर्स को एक एजुकेशन दे सके, बिल्कुल, है ना। इससे ना ही मैं कोई लाखों रुपए कमा रहा हूँ ना आप कमा रहे हो। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट एजुकेटिंग देम, क्या शायद हम किसी की लाइफ में एक छोटा सा इम्पैक्ट लेकर आए। और अगर ऐसा होता है, आई एम टेलिंग यू, मैंने मेरी जर्नी में ये देखा है, जो जो क्लाइंट्स को मैंने हेल्प किया ना, वो आज तक मुझे याद करते। मतलब मैंने 8 साल पहले उसको कुछ बताया था स्टॉक सिलेक्शन के बारे में या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में, जो अपनी लाइफ में उसने धीरे धीरे एग्जीक्यूट किया, और वो आज भी याद कर रहे हैं, सर आपने अच्छा बताया। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे इस इनिशिएटिव से ज्यादा लोग ना ऐसी स्ट्रेटजीज पे काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रेडिंग शुरू कर दो, मैं कह रहा हूं आप पहले बैक टेस्टिंग करो। पहले बैक टेस्टिंग करो, जब आपको लगता है सच में मेरे साथ ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो ही उसको एग्जीक्यूट करो। आई नो हमारी ऑडियंस को प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि यार प्रैक्टिकली ये स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर दे, बट पहले मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहूंगा। ओके सर। मतलब मैं देखना चाहता हूं कि क्या सच में लोग ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि भी ऑडियंस से तो पूछ नहीं सकता, हाँ आप कमेंट में आंसर दे सकते हो, बट फिलहाल मैं इनका टेस्ट लेता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है उसके सिंपल रूल्स क्या है। यस, आप बताइए। तो सर हमारी पहली कंडीशन है कि वो बहुत हाई मोमेंटम में गया हुआ स्टॉक हो, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा हो। फिर हमारी दूसरी कंडीशन है कि वहां पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। करेक्ट। और कंसोलिडेशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारा कि उसका प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। जो लोअर साइड, लोअर बैंड है, वो धीरे धीरे ऊपर मूव करने लग जाए। ओके, करेक्ट। तीसरा पॉइंट है हमारा कि उसमें वॉल्यूम्स डिक्रीज होने लगे। परफेक्ट, परफेक्ट। ये 3 अगर रूल्स मिल जाते हैं, देन वी विल लुक फॉर दी फोर्थ Fourth rule. कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन क्या है? कि सर हमारा वो जो रेजिस्टेंस है वहां पे एक ब्रेकआउट आ जाए, बट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आना चाहिए। सिर्फ शैडो नहीं होनी चाहिए, कुछ एक अच्छी बड़ी मारूबूजू होनी चाहिए, या 3-4 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए विथ अ गुड वॉल्यूम स्पाइक। परफेक्ट। अगर यार आप लोग भी ऐसे सारी स्ट्रेटेजी सीख के जाओगे ना यार, तो प्रॉफिट पक्का है। आई एम श्योर कल से आपका प्रॉफिट भी बनने वाला है। वेल, देखो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। लेकिन ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो आते हैं अपन चार्ट के ऊपर। ओके, सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पे लेके जा रहा हूं। ये मैंने एक चार्ट ओपन कर दिया है। वो चार्ट है पॉलिसी बाजार, जिसको आप पीबी फिनटेक के नाम से भी पहचानते होगे। ये चार्ट में मैंने
कुछ ऐसी चीजें ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई है, क्योंकि मैं अभी ये नहीं देखना चाहता कि यहाँ पे कौन से स्टॉक्स है जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। मैंने पहले से ये स्कैन करके रखा है सारी ऑडियंस के लिए। तो मैं ये देखना चाहता हूँ क्या सच में यहाँ पे मेरी वीसीपी स्ट्रेटेजी काम करेगी, और अगर करेगी तो वो रूल्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि ये सेशन खत्म होने के बाद अगर आप घर पे बैठ के सिर्फ 10-15 मिनट का टाइम निकाल के ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। आइए शुरू कर दें। सबसे पहले मैं ये आरएसआई को हटा देता हूं, बिकॉज मेरी इस स्ट्रेटेजी में आरएसआई का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे को कोशिश करनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहूं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर देता हूं। ओके, सो ये वॉल्यूम इंडिकेटर से एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि कितने ज्यादा लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चार्ट के अंदर सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सबसे पहली चीज जो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखी है वो है एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, यानी कि ये स्टॉक मोमेंटम में होना चाहिए, ये ऐसा धीमा रूखा सूखा स्टॉक नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन ये देखिए, ये स्टॉक का लो था और कुछ वक्त तक नीचे जाने के बाद ये स्टॉक में एक मोमेंटम आया। देखो ये मोमेंटम के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन कैन बी गुड फंडामेंटल्स, मतलब कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं, या फिर कोई कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं जो वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट करते जा रही है, जिससे उसका रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ बढ़ते जा रहा है। वो कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो सारी चीजें चार्ट में दिख जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बैलेंस शीट खोल के निकालनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, मैं सिर्फ चार्ट देखने को कह रहा हूं, क्योंकि चार्ट में वो सारा डेटा ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है। तो सबसे पहले यहां से ये प्राइस में एक बहुत बड़ा अपमूव आया, करेक्ट है। नाउ दिस अपमूव इज अ मोमेंटम फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ये स्टॉक के लिए ये इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अगर आप देखोगे तो बीच में कहीं स्टॉक गिरा ही नहीं है। हाँ, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, ऑफ कोर्स ये मार्केट है, ये क्या ऐसे वन वे नहीं चलने वाला है, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। लगभग सर 4 गुना हो गया प्राइस, यहाँ से 400 से 1600 तक चला गया। यस यस यस, वेल मैं तो पर्सनली ये स्टॉक को एनालाइज कर चुका हूँ फंडामेंटली भी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसके फंडामेंटल्स में कुछ तो ऐसा हुआ है। एंड स्पेसिफिकली बताऊं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ओके। तो वही रीजन है जिसकी वजह से कंपनी के अंदर एक ऐसा टर्न अराउंड आया है, जिसकी वजह से प्राइस भी ऊपर की तरफ आ गया। बट ठीक है, अगर कोई फंडामेंटल नहीं भी देख रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, प्राइस सब कुछ बता ही रहा है। अब इतना बड़ा अपमूव, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 400-500 के भाव से 1600 तक पहुंच चुका था। इसके बाद यहां पे देखिए, ये है कंसोलिडेशन का फेज। अगर आप देख रहे होंगे ये अपमूव रुक चुका है और अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आगे क्या होने वाला है। जनरली यहां पे कुछ वक्त तक प्राइस ऐसे ही कंसोलिडेट होगा। कितना वक्त तक आई नेवर नो, इवन नो वन नोज अबाउट दिस, बट ऑन एन एवरेज मुझे पर्सनली लगता है कि अगली 20-25 कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेशन की चलेगी। ओके। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी, और जब ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा अलोंग विथ हेवी वॉल्यूम्स, तब हम इसमें एंट्री लेंगे। बट सर मतलब फिर हमें इस पे बहुत कांस्टेंट वॉच रखना पड़ेगा। करेक्ट। इसमें ऐसा है कि देखो, मेरे को ये स्ट्रेटेजी अगर एग्जीक्यूट करनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि यार आज का आज ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके सो जाता हूं, नो, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला आपको ये कंसोलिडेशन के फेज में एंट्री नहीं करनी है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहां से एक डाउन मूव आ जाए, और इसीलिए मैं अभी एंटर करने नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जब आपको क्लियर ब्रेकआउट मिले। और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर की गलती यही होती है कि रिटेल इन्वेस्टर ना कंफर्मेशन का वेट ही नहीं करते। उनको लगता है कि मार्केट मेरे टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। आज मेरी जेब में पैसा है ना, तो मेरे को आज शेयर खरीदना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल टाइमिंग। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले निफ्टी हाई पे हाई लगाए जा रहा था, एंड यू वोंट बिलीव रिटेल इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड सो मच अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट। आज वही सारे स्टॉक 20-30% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। उनको लग रहा था कि यार ये 200 वाला शेयर 400 पहुंच गया ना, ले लेता हूं, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, और आज वही शेयर फिर 220-240 पे मिल रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, बट आई थिंक आप कमेंट में गेस कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी अपने हायर लेवल से नीचे आ चुके हैं, एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बाय। बट अब रिटेल इन्वेस्टर डर रहे हैं।
और पैसा भी खत्म हो गया होगा, पैसा भी खत्म बेरोजगारी। हो गया है। सो मार्केट के अंदर ना आपको सही टाइम पे सही स्टेप लेना बहुत जरूरी है, एंड नॉट ओनली इन मार्केट, इन योर रियल लाइफ एज वेल। बहुत बार हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज होती है बट हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमने बहुत जल्दी कर दी या तो हमने बहुत लेट कर दी। टाइमिंग का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने बोला, ऑफ कोर्स अगर मुझे इस स्टॉक में ट्रेड लेना है एज पर माय वीसीपी स्ट्रेटेजी, तो मुझे एक वॉच रखनी पड़ेगी। मुझे देखना पड़ेगा कि अगले 20-25 दिन में इसमें क्या मूवमेंट आ रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन डिसाइड। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए आपके भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, और आई नो कि आजकल सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इतने एडवांस हो चुके हैं, बिल्कुल। तो उसका फायदा रिटेल इन्वेस्टर को उठाना चाहिए। उसके अंदर एक सिस्टम होती है अलर्ट सेट करने की। इसका मतलब ये होता है कि आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ एक अलर्ट सेट करनी है कि जब भी ये स्टॉक 1900 के ऊपर जाए ना, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मोस्ट ऑफ द एडवांस ब्रोकिंग फर्म्स हैव ऑलरेडी डन इट, और ये लोग करते हैं आपके बेनिफिट के लिए, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए। लेकिन आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने ये फीचर का फायदा उठाया होगा। अगर उठाया है तो कमेंट कर देना। अलर्ट में हमें क्या करना है? सेट कर देना है। मैं पर्सनली भी बहुत बार ऐसे करता हूं, क्योंकि अभी मैं 50 स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकता हूं डेली बेसिस पे, तो मैं एक अलर्ट सेट कर देता हूं कि जब भी ये स्टॉक 1900 के ऊपर जाएगा ना, मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब मैं क्या करूंगा, मैं देख लूंगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न बनी थी, क्या वॉल्यूम बना था, आई टेक माई डिसीजन। तो बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक स्टूडेंट है या फिर कोई एम्प्लॉय है जो अपने ऑलरेडी काम में बिजी है, उसके लिए भी ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई किया कि भाई हाँ रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, जस्ट कीप एन अलर्ट, दैट्स इट। अब 2 दिन लगे, 6 दिन लगे या 15 दिन लगे, जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जाके चार्ट देखोगे, हाँ ये अपना स्ट्रेटेजी बराबर है, सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं, लेट्स एंटर। या आप देखोगे कि नहीं यार ये ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन आई थिंक वॉल्यूम उतने स्ट्रांग नहीं है, सो यू विल नॉट एंटर। सो दिस इज हाउ रिटेल इन्वेस्टर्स शुड बिकम स्मार्ट। दैट्स वन पॉइंट। लेकिन अगेन लोग बोल रहे हैं सर अभी ये 20-25 दिन कौन वेट करेगा। हाँ मैं बता दूं, ये कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं है। कल को आप इसके अंदर ट्रेड करोगे और फिर मुझे बोलोगे सर मेरा टारगेट अचीव नहीं किया, सो दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग टिप। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज जस्ट एजुकेशनल पर्पस, जस्ट एन एग्जाम्पल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारे ब्रेकआउट्स, जहां पर भी ये वीसीपी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट क्रिएट हो रहे हैं, वो डायरेक्टली बता देगा। चलो मैं आपको ले जाता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आप सर्च कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। यू हैव टू जस्ट राइट वीसीपी स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट, और अगर आपको स्पेसिफिक होना है तो आप वो प्लेटफॉर्म का नाम भी लिख दो, दैट इज चार्टनिक। वैसे आप नहीं लिखोगे तो भी जनरली आ जाएगा। और ये देखिए, ये सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, वीसीपी ब्रेकआउट पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस स्कैनर, आप इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे वीसीपी स्ट्रेटेजी क्या है, उसका ब्रेकआउट कैसे चेक करना है, और फिर एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, एक पूरी लिस्ट ऑफ स्टॉक आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एज यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टॉक जिसके अंदर ये ब्रेकआउट ऑलरेडी बन चुका है, और अगर आप चाहो तो आज के आज एंट्री ले सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर कभी भी 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपका खुद का एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो ये चार्टनिक वाला सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, इजंट इट? तो हमें क्या करना है, हमें ये स्टॉक्स को सर्च करना है। जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक में ये ब्रेकआउट है, आप उसका चार्ट ओपन करो, इसके अंदर सर्च करो। ये देखो, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे एक हैवी मोमेंटम चल रहा था और उनका एक पहले का रेजिस्टेंस था, और वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है विथ हैवी वॉल्यूम्स एंड हैवी ग्रीन कैंडल्स, इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स है। बट ऑफ कोर्स ये स्टॉक के अंदर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके अंदर बहुत बार सर्किट लगे हुए और लो वॉल्यूम स्टॉक होगा, तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट है। आपको ये लिस्ट में से एक ऐसा स्टॉक लेना है जिसके अंदर अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है, अच्छे वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है, उसका एनालिसिस करना है, हमारे सारे चेकलिस्ट को देख लेना है और फिर ट्रेड लेना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक और है, पीराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें हैवी वॉल्यूम्स बार बार होते हैं, ट्रेड होते रहता है। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखा रहा होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा अपमूव आ रहा था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज है,
और वो कंसोलिडेशन के फेज के बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। तो अभी तक यहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं है, बट यू हैव टाइम टू वॉच एंड एनालाइज। सो अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड सो मेनी स्टॉक्स। इसमें से देखो ये जो टूल्स है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म 100% सेफ या 100% रिलायबल तो नहीं होगा, बट आपको एक स्कैनर है, आपको ये सारे स्टॉक को खुद से एनालाइज करना है। कहीं कहीं पे उनका एनालिसिस राइट होगा, कहीं कहीं पे रॉन्ग होगा। यू हैव टू यूज ऑल आर रूल्स एंड आइडेंटिफाई दिस। सर मेरा एक ट्रेड है जो मैंने रिसेंटली लिया है, क्या वो स्टॉक हम देख सकते हैं? मैंने शक्ति पंप करके एक स्टॉक है, उसमें ट्रेड लिया है, तो आप वो स्टॉक देख सकते हैं। करेक्ट। आई थिंक शक्ति पंप में भी कुछ ऐसा ही मोमेंटम चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स चेक इट आउट। आपने हाँ, ये आई थिंक शक्ति पंप्स का ही चार्ट हमने ओपन किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एज एन ऑडियंस यू विल सी एंड यू कैन आइडेंटिफाई इजीली। अगर आप चाहो तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये देखना है कि क्या सच में एक मोमेंटम था। द आंसर इज यस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो अपने लो से ऊपर की तरफ निकला है, एक हैवी मोमेंटम आया, मतलब हाँ यार ये स्टॉक में अपमूव तो था। बिल्कुल। अब हमारा दूसरा चेकलिस्ट जो बोलता है कि कुछ कंसोलिडेशन होना चाहिए, और ये कंसोलिडेशन का फेज जो है उसमें वॉल्यूम्स गिरने चाहिए। सो दिस इज द कंसोलिडेशन फेज। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत वक्त से इसके बीच में ही घूम रहा है, और इस कंसोलिडेशन के वक्त जो ये हैवी मोमेंटम आया उसके बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है, और उसके लोज जो है वो पहले वाले से ऊपर है। बिल्कुल करेक्ट। और रेजिस्टेंस वही है। तो ये रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास का लेवल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5100 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। वीसीपी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली ये हमारे पहले दो क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। थर्ड क्राइटेरिया, वॉल्यूम ड्रॉप होने चाहिए ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन। द आंसर इज यस। ये जब मोमेंटम में था तो वॉल्यूम बहुत हैवी थे, और अब जब कंसोलिडेशन के फेज में है वॉल्यूम बहुत कम हो गए हैं। तो तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल किया है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज द ब्रेकआउट विथ हैवी वॉल्यूम्स। हैवी वॉल्यूम तो दिख रहे हैं और ब्रेकआउट आने ही वाला है। तो अगर ये सच में 5100 के आसपास का जो लेवल है, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली हम इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। लेकिन दो चीजें आपको चेक करनी है। नंबर 1, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, एंड नंबर 2, हैवी वॉल्यूम्स के साथ होना चाहिए। सर इसमें अगर कोई 5000 के लेवल्स पे एंटर करता है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए लगभग? अगर मान लेते हैं कि ये अपने ब्रेकआउट दे देता है, लेट्स से यहाँ से उसने ब्रेक कर दिया, 5000 के ऊपर ये चला जाता है, और किसी ने 5020 5050 पे अगर बाय किया है यहाँ पे, तो मैं प्रेफर करता हूँ इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। यानी मेरे को ये देखना है कि इसका जो प्रीवियस लो था, जो कि ये रहा, ये लो और ये रेजिस्टेंस जो इसने ब्रेक किया है, उसके बीच का कितना गैप था। क्योंकि जनरली प्रीवियस लो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 4300 4400 के आसपास है। तो अगर मैं 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, अब लोग बोलेंगे सर 600 पॉइंट बहुत बड़ा है, बट क्योंकि ये स्टॉक भी अपने आप में एक बड़ा स्टॉक है, उसका वैल्यू ही 5000 रुपए चल रहा है। मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो ये 10% का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, लेकिन ये 10% के स्टॉप लॉस के सामने मेरा जो रिवॉर्ड होगा वो 3 टाइम्स होगा। मतलब कि यहाँ से एक बहुत बड़ा अपमूव आ सकता है। आई नो रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली लगता है कि स्टॉक में इतना बड़ा अपमूव नहीं आएगा, वो लोग 2-4% का प्रॉफिट बुक करके निकल जाते, फिर स्टॉक 30% ऊपर। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। ज्यादातर इन्वेस्टर ने यहाँ पे 5-10% का प्रॉफिट बुक किया होगा, और स्टॉक जो है 1250 के लेवल से अप्रोक्सीमेटली 5000 के लेवल तक वन वे रैली दिखा रहा था। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझने की जरूरत है कि जब आप एक स्विंग ट्रेडिंग लेते हो और कोई स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लेते हो, तो उसके लेवल्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 500-600 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो 1:3 के हिसाब से मेरा टारगेट करीब करीब 1500 से 1800 के पॉइंट के आसपास होना चाहिए। यानी 5000 से 1500 पॉइंट ऊपर, 6500 से 7000 का टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। एंड सर इस स्टॉक ने अभी भी स्प्लिट भी अनाउंस किया है। देखो अब ये न्यूज जो है वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्कवर हो जाती है, मुझे तो ये पता भी नहीं था, बट अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास इसका मोमेंटम चल रहा है। तो ये हाईली पॉसिबल है कि ये स्टॉक उस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। बट अगेन मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप किसी भी ट्रेड लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। बट सर अगर कुछ ऐसा हमें मिल जाए जिससे हम थोड़ी सी डेली इनकम भी स्टॉक मार्केट से कमाने लग जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। ऑफ कोर्स देखिए बहुत लोग ऐसे हैं
जो चाहते हैं कि हम मार्केट से ना इंट्राडे ट्रेडिंग करके यानी कि डेली थोड़ा थोड़ा ट्रेड करके पैसे बनाते जाए, बिल्कुल। और उनके लिए इंट्राडे की एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, और वो स्ट्रेटेजी तो इससे भी आसान है। ओके, तो ये तो 10 मिनट लग रहे थे, उधर और कम लगेगा टाइम। यस, अगर आपने कुछ 2-3 इंडिकेटर्स को अपनी स्क्रीन पे रख लिया ना, आप सिर्फ 5 मिनट में ये डिसाइड कर सकते हो कि यार इसमें मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो स्टार्ट करें? बिल्कुल सर। चलो, अब मैं आपको इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ, लेकिन अगेन वो इंट्राडे स्ट्रेटजी के लिए मुझे एक सेपरेट स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर मैं सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। जस्ट अ सेकंड। सो अब हम एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा कर दे सकती है, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस स्ट्रेटजी से अगर कोई ट्रेड कर रहा है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी। ओके। आपको कोई बड़े बड़े इंडिकेटर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी है जो एक लेमैन यानी जिसको ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं आती है ना, वो भी सीख सकते हैं। तो सिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, इट्स अ 1 डे चार्ट, और 5 मिनट का कैंडल मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि ट्रेडिंग के दौरान आप 1 मिनट कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट कैंडल पे ना बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम आते रहता है, और उस वजह से ना हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन अच्छे से ले नहीं पाते, पैनिक बिल्कुल। क्रिएट हो जाता है। सो 5 मिनट की कैंडल हमें एक रियलिस्टिक व्यू दे सकती है कि सच में मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है। ओके। एंड दूसरी चीज, इसके अंदर मैंने 2 इंडिकेटर सेट करके रखे हैं। पहला इंडिकेटर है मेरा सिंपल मूविंग एवरेज, जिसका मैंने लेंथ ले लिया है 7, और दूसरा है वही सिंपल मूविंग एवरेज जिसका लेंथ है 14। अब ये जो 7 वाला है इसको हम फास्ट मूविंग एवरेज कहते हैं, क्योंकि वो पिछली 7 कैंडल्स का एवरेज लेके बन जाता है। Okay. तो बहुत फास्ट मोमेंटम आता है उसमें। और जो दूसरा 14 वाला है उसको हम जनरली स्लो मूविंग एवरेज कहते हैं। ये दो अलग कलर है। रेड कलर इज फॉर 7 फास्ट लाइन एंड ब्लू कलर इज फॉर 14 दैट इज स्लो लाइन। ओके। अब हमें करना क्या है? वैसे तो मूविंग एवरेज को हम अलग अलग पर्पस से यूज करते हैं, हम उससे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जैसे यूज कर सकते हैं, और हम क्रॉसओवर के बेसिस पे ट्रेड भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो हम ये तीसरी चीज करने वाले हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। अगर आपको दोनों मूविंग एवरेज के बीच में कहीं पे भी क्रॉसओवर मिलता है, यानी कि दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर, तो आप समझ लेना कि ट्रेड लेने का मौका हो सकता है। उसके बाद कुछ चेक्स है जो एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे और फिर हम ट्रेड लेंगे। ओके। तो सबसे पहले आप बताइए सर कि कहां आपको लग रहा है कि कहीं क्रॉसओवर बन रहा है? सर एक तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरसेक्शन दिख रहा है हमें। करेक्ट। तो मैं जस्ट हाईलाइट कर लेता हूं हमारी ऑडियंस के लिए। एक यहाँ पे हमें क्रॉसओवर दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड, मैं हमारी ऑडियंस को ये अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक क्रॉसओवर बन रहा है एज यू कैन सी। बिल्कुल। दूसरा, सर दूसरा हमें एक तो यहाँ पे था। करेक्ट, एक और क्रॉसओवर है। मतलब अगर आप देखेंगे पूरे दिन में सिर्फ 2 क्रॉसओवर। मतलब ये लोग जो सोचते हैं ना कि मेरे को दिन में 15 ट्रेड लेने हैं, 20 ट्रेड लेने हैं, 25 ट्रेड लेने हैं, भाई ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, सिर्फ 1 से 2 अच्छे ट्रेड भी ले लो ना, तो दबा के पैसे बन सकते हैं, और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो अब मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के अकॉर्डिंगली, मुझे पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2 क्रॉसओवर मिले। बिल्कुल। ठीक है। अब होगा क्या, मैं एक ट्रेड लूंगा, वो ट्रेड या तो सही जाएगा या तो गलत जाएगा। बिल्कुल। अगर सही जाता है तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, गलत होता है तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। बिल्कुल। मैं जनरली स्टॉप लॉस के लिए 1:2 का रेशियो हमेशा रखूंगा। तो अगर मेरा लॉस होगा तो 1 रुपया, प्रॉफिट होगा तो 2 रुपया, या शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी में तो इससे ज्यादा बनने वाला है। ओके। तो मान लेते हैं कि मैंने आज पूरे दिन में 2 ट्रेड लिए। ट्रेड कैसे करना है वो मैं अभी बताने वाला हूं, पहले ये मैथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैंने पूरे दिन में 2 ट्रेड लिए, एक ट्रेड में मेरे को लॉस हो जाता है, बिल्कुल। तो मेरा 1 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन एक ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मिनिमम 2 रुपए तो होंगे। मिनिमम 2 रुपए होंगे, और मैं आपको बताने वाला हूं 5, 10, 15 रुपए भी बन सकते हैं। ओके। तो आप समझिए कि ये स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से परफॉर्म किया ना, अच्छे से फॉलो किया ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा बनेगा। और अगर आप गलत भी होते हो ना, आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है ना, तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब ये स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बनेगा ना, वो प्रॉफिट इतना बनेगा कि आपके 4-5 स्टॉप लॉस तो आराम से मैनेज कर लेगा। सो आइए इस स्ट्रेटेजी को जरा डिटेल में समझते हैं। मेरा स्ट्रेटेजी ये कहता है कि अगर मेरे पास 2 मूविंग एवरेज है, एक मेरी फास्ट लाइन है जो कि ये रेड है, और दूसरी
दूसरी वाली लाइन कुछ ऐसे है। मुझे क्या करना है, मुझे ये क्रॉसओवर के बेसिस पे ट्रेड लेना है। आई हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट बना है। अब ये इंटरसेक्शन दो टाइप के होंगे, या तो ये इंटरसेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होंगे, यानी कि दोनों लाइन नीचे जा रही थी और कट किया, या फिर ये इंटरसेक्शन ऊपर की तरफ होंगे, यानी कि दोनों लाइन ऊपर जा रही थी और एक दूसरे को कट कर लिया। अगर ये ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है तब क्रॉसओवर हुआ, इसको हम बोलेंगे बुलिश क्रॉसओवर। ओके। और वही अगर नीचे जाते जाते क्रॉसओवर होगा तो हम उसको बोलेंगे बेरिश क्रॉसओवर। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि यार इट इज अ बुलिश क्रॉसओवर। बुलिश क्रॉसओवर को तब यूज करना है जब रेड वाला लाइन, आई रिपीट, रेड वाला लाइन ब्लू वाली लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। ओके। मतलब यहां पे आप देखिए, जैसा कि ये यहाँ पे ये रेड वाली लाइन जो है ब्लू वाली लाइन को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करते जा रही है। सो आई कैन आइडेंटिफाई इट एज अ बुलिश क्रॉसओवर बिकॉज रेड वाली लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही है। ये मेरा पहला फिल्टर है, फिल्टर नंबर 1, बुलिश क्रॉसओवर। नाउ कमिंग टू फिल्टर नंबर 2 कि भाई बुलिश क्रॉसओवर तो सर ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे समझ में आएगा, बिल्कुल, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब भी ऐसा बुलिश क्रॉसओवर बने, मेक श्योर करना कि ये ब्लू वाला लाइन है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लू वाला लाइन नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। My point is both lines should not go in opposite direction. Both of the lines should go in same direction. So after the crossover अगर दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यस हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर दोनों लाइन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, विच वी कॉल इट एज फेक क्रॉसओवर्स। जैसे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं वैसे यहाँ पे फेक क्रॉसओवर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं रेड वाला लाइन तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ब्लू वाली लाइन ना साइडवेज है, कुछ इस तरह। एग्जैक्टली यही रेड वाला लाइन ऊपर जा रहा है, ब्लू वाला साइडवेज है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, तो हम क्रॉसओवर पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम ये क्रॉसओवर होने के बावजूद भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा एग्जैक्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। आई विल वेट जब तक कि ये ब्लू लाइन में कोई अपमूव शुरू नहीं होता। ओके, जब ये ब्लू लाइन में भी अपमूव शुरू हो जाएगा ना तब मैं बाय करूंगा। तो अगर सर यहाँ का एग्जांपल लेते हैं तो आपका यहाँ पे बाइंग पॉइंट कौन सा बनता है? सी अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, मैं ये मार्किंग्स हटा के आपको एग्जैक्टली बताता हूं। ये वाला जो लाइन है मेरे को एग्जैक्टली ये ब्लू लाइन यहां से ऊपर जाना शुरू हुई है, यहां से ये ब्लू लाइन ऊपर जाना शुरू हुई है, तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड ले सकता हूं। ओके। बहुत लोग क्या करते हैं, ये क्रॉसओवर पे ट्रेड ले लेते हैं, फिर अपमूव नहीं आ रहा है उससे पैनिक हो जाते हैं या फिर फेक क्रॉसओवर में फंस जाते हैं और फिर उनको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। देखो स्ट्रेटेजी जो भी बनाता है ना बहुत सारे चेक्स करके बनाता है, और मैं तो पर्सनली ये स्ट्रेटेजी को पिछले 6 सालों से बैक टेस्ट कर चुका हूं। आई एम यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी पर्सनली एंड मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। तो ये स्ट्रेटेजी को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के मल्टीपल रूल्स होते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब का एक रैंडम वीडियो देख लेते हैं, बिल्कुल, उनको लगता है कि वाव ये स्ट्रेटेजी मैंने सीख ली है 10 मिनट में, कल से ट्रेड चालू। बट ऐसा नहीं होता है, वो स्ट्रेटेजी को डिटेल में सीखना पड़ता है और इसीलिए बहुत सारे 2-2, 3-3 घंटे लगा देते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए। शायद आज मैं भी ये पॉडकास्ट के अंदर मेरी पूरी स्ट्रेटेजी को 10-15 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं एक आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, लेकिन आपको ये स्ट्रेटेजी को डिटेल में सीखना चाहिए जहां पे आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता हो। बट सर अगर मुझे सच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो और ये डिटेल में सीखना हो तो कैसे मैं सीख सकता हूँ? देखिए सीखने के बहुत सारे तरीके हैं और मैं तो जनरली सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ना कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पकड़िए, उससे सीख लीजिए। क्योंकि अगर वो ये स्ट्रेटेजी पिछले 5-6 साल से एग्जीक्यूट कर रहा होगा या 8-10 साल से एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो बाय डिफॉल्ट उसके पास बैक टेस्टेड डेटा होगा और वो अपने 6 साल की नॉलेज आपको शायद 4 घंटे में दे सकता है। तो सर क्या आप ही ये बढ़ा सकते हैं हमें, क्योंकि अभी आपने मेंशन भी किया था। ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, ऑफ कोर्स हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम मे बी एक ऐसी मास्टर क्लास बना सकते हैं जो कि ज्यादा नहीं बस ये स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर रही हो, जिसके अंदर सारे प्रोज एंड कॉन्स कवर हो जाए। 2-3 घंटे की मास्टर क्लास जिसमें एकदम इन डेप्थ नॉलेज हो और सारे स्ट्रेटेजी के रूल्स लिखे हुए हो। क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये हमेशा बोलता हूँ कि यार जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ ना वो सब नोट करो, क्योंकि एक बार में याद नहीं रहता है।
और प्लस बैक टेस्टेड रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपके। करेक्ट। तो इससे आपकी ऑडियंस को भी शायद एक रियलिस्टिक अप्रोच मिलेगा कि ये स्ट्रेटेजी कब, कहाँ और कैसे काम करती है। तो ऑफ कोर्स हम इसके बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली आई वांट कि लार्जेस्ट पॉसिबल ऑडियंस का बेनिफिट हो, सारे लोग प्रॉफिटेबल हो जाए। ऑफ कोर्स रातों रात प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, बट धीरे धीरे सीख के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो सर इस मास्टर क्लास में हमारे व्यूअर्स क्या क्या सीख सकते हैं? देखो, ये मास्टर क्लास के अंदर ना मैं तीनों स्ट्रेटेजी को इन डेप्थ कवर करने वाला हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस के स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली में कैसे लेनी है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया, उसका इन डेप्थ एनालिसिस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरा, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उन लोग को ट्रेडिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और वो स्ट्रेटेजी के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है। और तीसरा, अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ना, तो वो भी कवर करने वाला हूँ। एंड गेस व्हाट, ये सब कुछ मैं लाइव मार्केट में सिखाने वाला हूँ। यानी कि लाइव मार्केट में मैं आपको ये सारी चीजें करके बताऊंगा कि यार अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो कैसे आप स्टॉप लॉस सेट करते, कैसे उसका टारगेट लगाते, और अगर आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है तो वो भी कैसे करते हैं। तो पूरी एक 3-4 घंटे की एकदम डेंस मास्टर क्लास होगी, जिसके अंदर ये सारी चीजें, इसके रूल्स, सिस्टम, सब कुछ होगा। तो जो भी मतलब सीरियस ट्रेडर्स हैं वही एनरोल करें इसके लिए? यस, आई प्रेफरेबली से कि जो लोग को सच में सीखना है वही लोग एनरोल करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि लोग सिर्फ एनरोल कर ले और फिर उसको एग्जीक्यूट ना करें, बिकॉज रियल पैसा तो वहां बनने वाला है। बिल्कुल। तो अगर मैं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाइंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो भी ऊपर जा रही है और ये जो स्लो मूविंग एवरेज है वो भी ऊपर जा रही है, यानी ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्टॉक में अप मूव आ चुका है, मैं यहाँ पे बाय करूंगा। और जब भी मैं बाय करूंगा, मेरा ये रेशियो तो मिनिमम है। अब इसके प्रीवियस 3-4 कैंडल में जो लोएस्ट पॉइंट होगा, प्रीवियस 3-4 कैंडल में सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई थिंक दिस कुड बी माय स्टॉप लॉस। ओके। यहाँ पे मैं ये वाले लोगों को देखूंगा और एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और मेरा प्रॉफिट टारगेट कितना होगा, कम से कम इसका डबल। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेट से 5 पॉइंट है, तो कम से कम मेरा टारगेट 10 पॉइंट तो होगा। और वो लोगों के लिए बता रहा हूं जिसको ज्यादा पैसे बनाने हैं, आप टारगेट खुद से सेट ही मत करो, ये इंडिकेटर खुद आपको टारगेट देगा। कब? जब तक कि रिवर्स क्रॉसओवर नहीं बनता। एक बार बुलिश क्रॉसओवर बना, अब आप तब तक इसको होल्ड कर सकते हो जब तक कि कोई बैरिश क्रॉसओवर नहीं बनता है। ओके। मतलब आप देखिए, ये सिक्योरिटी ने 10, 15, 20, 25 पॉइंट दे दिए होंगे और कितना ऊपर चला गया, अभी तक भी सेलिंग का कोई सिग्नल नहीं है। लोग यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे, लेकिन अगर मोटा पैसा बनाना है तो आप ज्यादा वक्त तक इस पोजीशन में बने रह सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, तब तक ट्रेल करो जब तक कि बैरिश क्रॉसओवर नहीं बनता। कल को अगर यहाँ पे बैरिश क्रॉसओवर बन जाता है, एग्जिट कर लो। बट सर ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो क्या मैं दिन के एंड में ऐसे क्लोज करके जाऊं या कल कैरी फॉरवर्ड करूं सर? देखिए, जनरली मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को 20-25 मिनट में अपनी पोजीशन क्लोज कर लेनी चाहिए, वो एक सेफ गेम होती है। बट अगर वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली वो सिक्योरिटी आपके एंट्री से भी ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। अपनी बाइंग प्राइस को, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जैसे, एंड यू कैन होल्ड टिल द डे एंड। और जब भी दिन खत्म हो रहा है, ऑफ कोर्स इंट्राडे में आप एग्जिट कर लो, नए दिन पे नया ट्रेड बनाएंगे। और क्या। ओके। सो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो ज्यादातर वक्त काम कर जाती है। एंड आप बोलोगे सर पहले वाले क्रॉसओवर पे क्यों ट्रेड नहीं लिया? एग्जैक्टली माय पॉइंट, दोनों अपोजिट है। इफ यू विल सी, रेड वाला लाइन नीचे जा रहा है और ब्लू वाला लाइन ऊपर जा रहा था, तो ये फेक क्रॉसओवर है। अब जो लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ के आते हैं, उनको लगता है अरे क्रॉसओवर पे ट्रेड लेने का है, वो लोग यहाँ पे फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। तो स्ट्रेटेजी को जब आप सीखते हो ना, इन डेप्थ सीखना पड़ता है। मैं अभी भी कहूंगा कि ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैंने स्ट्रेटेजी का सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। आपको ये स्ट्रेटेजी को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहिए, तब आप एक्यूरेटली इसको एक्सरसाइज कर पाओगे। और सही तरीके से एक्सरसाइज किया जाए ना, तो 80% तक की एक्यूरेसी भी हासिल की जा सकती है। 80%? हाँ, ये शायद स्टॉक में नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक्स बहुत बार न्यूज के बेसिस पे चल जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक अच्छे से ऊपर जा रहा होता है, अचानक से आरबीआई की कोई रेगुलेशन आ जाती है या कोई कंपनी कोई न्यूज निकाल देती है, जिससे मोमेंटम बदल जाता है। बिल्कुल। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है ना, वो न्यूज के बेसिस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी को अगर आप इंडेक्स में अप्लाई करो, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी जैसे इंडेक्स में इसको अप्लाई करोगे, तो ये एक्यूरेसी 80-90% आराम से पहुंच जाती है।
तो मतलब हम ये ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं सेम 100% करेक्ट, क्योंकि मैं पर्सनली भी पहले स्टॉक में ट्रेड करता था। ओके। लेकिन स्टॉक में मेरे लिए प्रॉब्लम ये होती थी कि यार प्रॉफिट थोड़ा लिमिटेड हो जाता था। अभी आपको भी पता है कि यार अपने पास अगर 20,000 रुपए है तो हम कितना ट्रेड कर लेंगे। बिल्कुल। मार्जिन के साथ भी हम 80-90 हजार की ट्रेड लेंगे, अगर वो स्टॉक हमें 2% का मूव भी देता है तो हमें क्या मिलेगा, 500-600 रुपए मिलेंगे, और क्या मिलेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये स्ट्रेटेजी से मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, और इसीलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया इंडेक्स पे। ओके। तो मैंने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी जैसी मल्टीपल इंडेक्स पे ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। बट सर ऑप्शंस में काफी सारी चीजें बदल जाती है, तो उसमें ऐसी कोई चीजें जो हमें ध्यान रखनी है? 100%। मैं हमेशा जब भी ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑप्शंस के चार्ट्स को देखूं ही नहीं। ओके। ना तो मैं कोई कॉल ऑप्शन, ना तो मैं कोई पुट ऑप्शन को देखता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के चार्ट को देखता हूँ। सो लेट्स से मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। रिसेंटली निफ्टी में ऐसे ट्रेड्स आए हुए हैं जो मैंने लिए भी है और उसमें अच्छा पैसा बनता है। तो हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं इंडेक्स का। ओके, ये देखिए, ये इंडेक्स का चार्ट है। अगेन ये 1 डे चार्ट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे दिन में अगेन 2 बार क्रॉसओवर बने हैं। बिल्कुल। पहला यहाँ पे जो कि फेक क्रॉसओवर है, आप सबने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। दूसरा, ये हमारा परफेक्ट क्रॉसओवर है। रेड लाइन भी ऊपर जा रहा है, ब्लू लाइन भी ऊपर जा रहा है, बट नॉट इमीडिएटली। और इसीलिए यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री नहीं करनी थी, हमें वेट करना था तब तक जब तक कि दोनों लाइन ऊपर जाना शुरू नहीं होती है। एंड दिस इज आवर पॉइंट। अगर ऑडियंस देख सकती है तो ये एग्जैक्टली पॉइंट है जहां से दोनों मूविंग एवरेजेस ने अपवर्ड मूव दिखा दिया था। और यहाँ पे अगर हम एंट्री करते ना तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ। इस वक्त आई थिंक निफ्टी चल रहा था 23,560 23,600 के आसपास। बिल्कुल। तो मेरे को ट्रेड लेना है ऑप्शन में, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड लेने के लिए तो मेरे को 1-1 लाख रुपया चाहिए होगा। मैं क्या करूंगा, मैं इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ। ओके। आपने ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करते हुए देखा होगा, और ज्यादातर लॉस वहीं पर होता है। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन द मनी ऑप्शन में मार्केट के अकॉर्डिंगली जल्दी मूव आता है। यानी अगर मान लो निफ्टी 100 पॉइंट चल रहा है, मेरे पास एक इन द मनी ऑप्शन है, एटलीस्ट वो 60-70 पॉइंट तो चल जाएगा। मतलब वहाँ डेल्टा हाई होता है इन द मनी। करेक्ट। और वही आउट ऑफ द मनी में नहीं होता है। तो निफ्टी 100 पॉइंट चलने के बावजूद भी आप देखोगे बहुत सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होते हैं उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आती है। बिल्कुल। उल्टा वो 5-10 पॉइंट गिर जाते हैं, और फिर इन्वेस्टर को समझ नहीं आता है, उनको लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। बेसिकली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का यूसेज सेलिंग के लिए होता है। ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, जिन लोग का एक डिसाइडेड टारगेट होता है, वो लोग उस लेवल के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल करते हैं, जिससे कि मार्केट के एंड में वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा और उनको प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल। और वही जीरो होने वाला लॉस रिटेल इन्वेस्टर का होता है। तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए मैं पर्सनली क्या करता हूं, जो लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है उससे 50, 100, 150 पॉइंट इन द मनी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। मतलब 2-3 स्ट्राइक नीचे, एटलीस्ट 2-3 स्ट्राइक नीचे जाना है, ताकि आपको एक अच्छा इन द मनी ऑप्शन मिले जिसमें आपको तुरंत से मोमेंटम मिल जाए। तो अगर मान लेते हैं निफ्टी 23,600 के आसपास चल रहा है, मेरे को अगर ट्रेड लेना है तो मैं 23,500 का कॉल ऑप्शन ले लूंगा। अब मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर मैं 23,500 का कॉल ऑप्शन ले रहा हूं, जस्ट एग्जांपल कि उसका प्राइस चल रहा है 200 रुपए, जस्ट एग्जांपल, मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आएगा, मेरे लिए स्टॉप लॉस तो सेट है कि जो प्रीवियस लो कैंडल थी, पिछली 4-5 कैंडल में जो लोएस्ट था, वो मेरा स्टॉप लॉस है। अब जैसे मार्केट में अप मूव आएगा, मैं इसको होल्ड करूंगा, होल्ड करूंगा, होल्ड करूंगा, एंड यहां तक होल्ड करूंगा जब तक कि डे एंड नहीं होता है, या कि बेरिश क्रॉसओवर नहीं बन जाता है। तो बेरिश क्रॉसओवर पूरे दिन में बना नहीं, क्योंकि हाई मोमेंटम में चल रही थी मार्केट, और डे एंड होने पे मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा। ओके। आप गेस कर सकते हो ये 23,500 के कॉल ऑप्शन का भाव क्या रहा होगा? सर बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा ये तो, 2-3% का मूव लग रहा है मेरे को। अप्रोक्सीमेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि ये 23,500 का कॉल है, निफ्टी खुद 23,950 तक पहुंच चुका था, यानी इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही अपने आप में 450 पॉइंट था। एग्जैक्टली। तो ये जो प्राइस है वो कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 600 रुपए तक पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी मूवमेंट के अंदर 500 से 600 रुपए तक ये प्राइस पहुंच जाएगा। यानी अगर आपने यहाँ पे 10,000 रुपए लगाए होते ना, तो वो सीधा 3x 30,000 हो जाते।
सो दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन सही तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना बहुत जरूरी है। सर ये काफ़ी कमाल की स्ट्रैटेजी लग रही है। आई होप हमारे व्यूअर्स को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी और स्ट्रैटेजी सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्टर्स को लेके आते रहते हैं और जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और हर सर के पढ़ाने के तरीके में मज़ा आया होगा, ये स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है कितनी इफेक्टिव है, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी 1 घंटे में कवर करना पॉसिबल नहीं है। बट जो भी इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं, जो लोग ट्रेडिंग को लेके सीरियस है और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी को, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके एनरोल कर सकते हैं। वहां पे हर सर के साथ आप इन डेप्थ पढ़ेंगे, जहां पे सर बैक टेस्टेड डेटा भी प्रोवाइड करेंगे और उस स्ट्रैटेजी को कैसे परफेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हर कंडीशन में, वो भी आप सीखेंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उस लिंक पे जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में।